चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, टेक्स्ट क्लोज कर दो। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है इसमें हमको सरफेस के ऊपर जो भी रिएक्शन होता है वो हमको देखना है। तो जहां पर सरफेस का काम आएगा उसके रिगार्डिंग हमको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये चैप्टर 4 पार्ट में है बेसिकली। इसका पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। तो पहले पार्ट में हमको पढ़ना है एडसॉर्प्शन के बारे में। सेकंड वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट। ठीक है, तो हम इसके पहले वाले चैप्टर का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक जो बाकी था वो इसमें कवर हो जाएगा। इसके अंदर एक और सब टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एंजाइम। तो एंजाइम इज अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट जो हम लोग कैटलिस्ट के अंदर ही पढ़ेंगे। तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोलॉइड। तो पहले कोलाइड पढ़ा था, ये कोलॉइड है। ठीक है, तो कोलॉइड इज अ टाइप ऑफ स्टेट जैसे, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इमल्शन के बारे में। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर रहेगा ये 4 पार्ट में। ठीक है, पहला एडसॉर्प्शन, दूसरा कैटलिस्ट, तीसरा कोलाइड्स और तीसरा लास्ट में रहेगा इमल्शन। अभी हम लोग शुरू करेंगे एडसॉर्प्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दो बातें पता होनी चाहिए कि एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है और दूसरा एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक एडसॉर्प्शन है और दूसरा एब्सॉर्प्शन है। ठीक है, दो सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इफ हम यहाँ पे अपने स्किन के ऊपर कोई जेल लगाते हैं तो जेल लगाने के तुरंत बाद हमको यहाँ पे जेल दिखता है। आफ्टर सम टाइम वो डिसअपियर हो जाता है। तो वो जेल कहाँ पे गया? इनसाइड में चला गया। क्यों? क्योंकि स्किन में क्या है? पोर्स है। तो जो पोर्स होते हैं वो वहां से क्या होता है, वो जेल जो रहेगा वो इनसाइड में चले जाएगा। तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? मतलब एक है एडसॉर्प्शन और दूसरा है एब्सॉर्प्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? एब्सॉर्प्शन। दूसरी कंडीशन, जो भी पाउडर आता है, फेस पाउडर वगैरह कोई भी टल्कम पाउडर, उसको हमने यहाँ पे स्किन के ऊपर रख दिया, थोड़ा सा डाल दिया। अभी हमने देखा उसका क्वांटिटी कितना है और 5 मिनट के बाद देखेंगे उसका क्वांटिटी कितना है। जो पाउडर हमने यहाँ पे रखा था वो 5 मिनट के बाद उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये जो पाउडर रहेगा वो इनसाइड में गया और इसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। ठीक है, सिंपल वर्ड में देखेंगे तो इसको हमने एक सरफेस माना है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का इनसाइड है, ये ऑब्जेक्ट का आउटसाइड है। स्फेरिकल शेप का लिया हमने। तो इनसाइड के पार्ट को बोलते हैं बल्क और इस आउटसाइड के पार्ट को बोलेंगे सरफेस। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला हमने बल्क और दूसरे को बोला हमने सरफेस। एडसॉर्प्शन में क्या होगा? वो सरफेस के ऊपर रहेगा कि बल्क में जाएगा? कहाँ पे? एडसॉर्प्शन में। लेकिन एब्सॉर्प्शन में क्या होगा? वो बल्क के अंदर चला जाएगा। वो कहाँ पे चला जाएगा? बल्क के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जैसे जो स्पंज वाले बॉल आते हैं, स्पंज जो होता है, ये हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, डिप करते हैं, तो क्या होता है? जो वाटर होता है वो स्पंज के इनसाइड में चले जाता है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? बल्क में ज्यादा है। और कहाँ पे कम है? सरफेस पे कम है। इसका मतलब उसका एडसॉर्प्शन नहीं हुआ है, उसका एब्सॉर्प्शन हुआ है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम उसी स्पंज को किसी डस्टी एरिया में रखते हैं जहां पे डस्ट बहुत सारा है और कुछ टाइम के बाद हम उस स्पंज को देखते हैं तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल रहेंगे वो सरफेस के ऊपर ज्यादा होते हैं या इनसाइड में बहुत ज्यादा होते हैं? इसका मतलब डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो स्पंज के सरफेस के ऊपर ज्यादा है। तो डस्ट पार्टिकल और अभी जो स्पंज है इनके जो फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन। लेकिन उसी स्पंज को जब हम लोग वाटर में ऐड करेंगे तो वो उल्टा फिनोमिना शो करेगा। उस टाइम पे सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? बल्क में रहेंगे। तो उसको हम बोलेंगे एब्सॉर्प्शन। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझा? एडसॉर्प्शन का मतलब डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस, दूसरा एब्सॉर्प्शन
इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ऑन सरफेस ऑन बल्ब। ओके, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ एब्सॉर्प्शन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द बल्ब यूनिफॉर्मली? मतलब हमने स्पंज को जब वाटर में ऐड किया तो ऐसा हुआ कि एक साइड के स्पंज में ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है और दूसरे साइड के स्पंज में कम वाटर मॉलिक्यूल है। इफ हमने पूरा डिप किया, आधा नहीं पूरा, तो क्या होगा? उसके सभी एरिया में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो एब्सॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स inside the and that is called as समझ में आ रहा है? ठीक है। एडसॉर्प्शन में क्या होगा? डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस। तो दो बातें यहाँ पे है, ठीक है। अब इतने स्कूल बनता है हम ये मान के चलते हैं संडे को छुट्टी नहीं आना है, मान के चलते बाद में पता चली जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे जो बेंच और डेस्क है वो उनको अच्छे से साफ करके रखा हुआ है, आप लोग आने वाले इसलिए, ठीक है। अब किसी ने क्या हुआ, विंडो खुली छोड़ के चले गए, स्पेशली इस साइड वाले, और एक दिन के बाद आके देखेंगे तो उस बेंच के ऊपर डस्ट रहेगी। हम डस्ट को कंपेयर करते हैं तो इस साइड वाले बेंच के ऊपर डस्ट का एक्यूमुलेशन ज्यादा रहेगा और इस साइड में कम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डस्ट है वो बेंच के सरफेस के ऊपर है, तो इस फिनोमेनन को क्या बोलेंगे? मतलब वहां पे इसका एडसॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। मतलब उसको साफ भी कर सकते हैं, मतलब जो एडसॉर्प्शन होता है वो टेम्पररी भी हो सकता है, डिपेंड नहीं, ऐसा जरूरी है कि हमेशा टेम्पररी होना चाहिए, वो कभी टेम्पररी होता है कभी परमानेंट होता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ बेंच के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल उसको हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन। क्रिकेट का मैच देखे होंगे तो जब मैच आगे बढ़ता है तब पिच के ऊपर का जो मतलब जो मिट्टी होती है वो निकल के वो पाउडर फॉर्म में आ जाती है, तो जब बॉल वहाँ पे नीचे पड़ता है तो वहाँ से धूल और मिट्टी बाहर निकल जाती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि स्टार्टिंग में बैटिंग करना इजी होता है कंपेयर टू सेकंड टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में वहाँ पे एकदम क्लीन होता है सरफेस, तो बॉल जो होता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उसी हिसाब से ऊपर आता है, बाउंस होता है। जैसे टेस्ट मैच में बोलते हैं कि 5वें दिन बैटिंग करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन पिछले वाले मैच में उल्टा हो गया था, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ था कि नॉर्मल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ही पिच के ऊपर 5 दिनों से मैच चल रही है, तो वो अपर साइड का सॉइल होता है वो मतलब खुला हो जाता है और वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो जिस एरिया में वो पाउडर फॉर्म में है वहां पे बॉल गिरता है तो उस बॉल का बाउंस कम होता है, लेकिन वो ऐसे एरिया में बॉल गिरा है जहां जिसकी मिट्टी अभी तक खुली नहीं है तो वहां पे बाउंस ज्यादा होगा। तो ये बैट्समैन को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है कि बॉल ज्यादा बाउंस होगा कि कम होगा, और इस चक्कर में उसका आउट होने का चांस ज्यादा होता है। तो उस पिच के ऊपर जो सॉइल है, जो खुली हुई सॉइल है, उसका एडसॉर्प्शन हुआ है कि एब्सॉर्प्शन हुआ है? एडसॉर्प्शन हुआ है। लेकिन बाद में क्या होता है, सपोज ज्यादा मिट्टी खुल गई है तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, वहां पे जो वाटर रहेगा वो सरफेस के ऊपर रहेगा, इनसाइड में जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो दो बातें यहाँ पे पढ़नी है, एक है एडसॉर्प्शन और दूसरा रहेगा एब्सॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन में दो बातें ज्यादा जरूरी है, देखो डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं क्या हो रहा है। दो बातें आती है, एक को बोलते हैं एडसॉर्बेंट और दूसरे को बोलते हैं एडसॉर्बेट, ठीक है। देखो एक ही अल्फाबेट का फर्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। एडसॉर्बेंट क्या होता है और एडसॉर्बेट क्या होता है। ये हमारा एक सरफेस है, इसको क्या बोलेंगे? बल्ब, और इसको क्या बोलेंगे? सरफेस। जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जिसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट, और जिसका एडसॉर्प्शन हो रहा है इसको बोलेंगे एडसॉर्बेंट। समझ में आ रहा है? अब पिच का एग्जांपल लेते हैं, तो पिच का जो सरफेस रहेगा वो किसका काम करेगा? एडसॉर्बेंट का, और जो डस्ट पार्टिकल रहेंगे वो किसका काम करेगा? एडसॉर्बेंट का। बेंच के ऊपर डस्ट पार्टिकल है तो बेंच किसका काम कर रहा है? एडसॉर्बेंट का, और डस्ट पार्टिकल किसका काम करेगा? एडसॉर्बेंट, ठीक है। तो आप खेलने के लिए गए, अच्छे से क्लीन करके चले गए, और जहां पे गए वहां पे डस्ट बहुत है, तो जब खेल के आते हो तब चेहरा उससे ज्यादा अच्छा दिखता है? उल्टा होता है,
तब ऐसा हम लोग करेंगे तो यहाँ से 10 पार्टिकल बाहर निकलते हैं। उस टाइम पे आपके सरफेस ने मतलब जो फेस है वो किसका काम कर रहा है, एडसॉर्बेंट का, और जो 10 पार्टिकल रहेंगे वो किसका काम करेंगे, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सरफेस। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, मतलब घर आ गए तो हम क्या कर रहे हैं, वो जो 10 पार्टिकल उसको निकालने का काम करेंगे, तो वो एडसॉर्प्शन हुआ कि उसका उल्टा हुआ, उल्टा हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं, डिसॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर के पार्टिकल निकाल लेते हैं। तो बेज मतलब खिड़की खुली थी तो बेज के सरफेस के ऊपर 10 पार्टिकल है, मतलब वहां पे क्या हुआ, एडसॉर्प्शन। तो जो पोछा लगाने वाले हैं उन्होंने उनको साफ कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन का उल्टा होता है डिसॉर्प्शन, ठीक है। तीसरी बात, चौथी, शॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, शॉर्प्शन। शॉर्प्शन का मतलब होता है जब एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्प्शन, ठीक है। एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन एंड शॉर्प्शन, समझ में आ रहा है चारों, ठीक है। दो टर्म यहाँ पे है, एक को बोलेंगे एडसॉर्बेंट और दूसरे को बोलेंगे एडसॉर्बेंट। क्लियर है, एक बार देख लो, कुछ नहीं समझा तो पूछो, देखना है, लिखना नहीं है। छह बेसिक टर्म है, ये 4 और वो 2, क्लियर है, ओके। अब मैंने पूछा एब्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना और बल्क फिनोमेना। इसका मतलब बल्क जितना ज्यादा रहेगा उतना एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन इज द जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना एडसॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, और जितना सरफेस एरिया कम रहेगा उतना एडसॉर्प्शन कम रहेगा। हमारे काम का इनमें से कौन है, एडसॉर्प्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एडसॉर्प्शन होता क्यों है। ये तो समझ में आ गया एडसॉर्प्शन क्या होता है, मतलब हमने मान के चला कि यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के यहाँ पे सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का एडसॉर्प्शन हुआ, इसका मतलब एडसॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये तो क्लियर है, कोई बात नहीं, सिंपल होगा, दो मिनट का टाइम है एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन समझना। क्वेश्चन ये आता है कि ये एडसॉर्प्शन होता क्यों है। उसका रीजन ऐसा है, इफ हमने यहां से 2 पार्टिकल स्टडी करते हैं, 2 पार्टिकल, ठीक है। एक पार्टिकल वो जो बल्क में है, ये पार्टिकल किसका है, एडसॉर्बेंट का है या एब्सॉर्बेंट का है, एडसॉर्बेंट, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल हमने सरफेस के ऊपर का लिया, ये भी पार्टिकल किसका है, एडसॉर्बेंट, ठीक है। ये एडसॉर्बेंट का है और ये भी एडसॉर्बेंट है, दोनों सरफेस के पार्टिकल ही है, ठीक है। अब हम इस पार्टिकल को देखेंगे तो क्या इसके सभी साइड में पार्टिकल्स रहेंगे, ये सॉलिड है ना, और सॉलिड रहेंगे तो सभी पार्टिकल एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच रहेंगे। तो ये जो पार्टिकल है इसके लेफ्ट साइड में पार्टिकल है, राइट साइड में पार्टिकल है, अपर साइड में पार्टिकल है, लोअर साइड में पार्टिकल है कि नहीं, सॉलिड है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा वीक रहेगा। तो ये जो हमने पार्टिकल सिलेक्ट किया है इसको सिस्टम बोलेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। इस पार्टिकल को राइट साइड से एक पार्टिकल पुल कर रहा है, लेफ्ट साइड से एक पार्टिकल पुल कर रहा है, अपर साइड से एक पार्टिकल पुल कर रहा है, लोअर साइड से एक पार्टिकल पुल कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अब सभी पार्टिकल सेम ही है और सभी के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो ये नहीं बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड में फोर्स ज्यादा है और राइट साइड में कम है, क्योंकि सभी पार्टिकल सिमिलर है तो सभी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये पार्टिकल कहां जाने की कोशिश करेगा, कहीं पे नहीं जाएगा। ये हमने पोलैरिटी में देखा था, इफ कोई चारों साइड से सेम डिस्टेंस मतलब सेम फोर्स लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल का पोलैरिटी जो होता है वो वहीं पे होता है, कहीं पे ट्रेवल नहीं करता है। दूसरी बात, हमने इस पार्टिकल को लिया तो नीचे के पार्टिकल इसको लोअर साइड पे पुल कर रहा है, राइट साइड का पार्टिकल यहाँ पे पुल कर रहा है, लेफ्ट साइड का पार्टिकल यहाँ पे पुल कर रहा है।
तो ये जो सरफेस का पार्टिकल है, इस सरफेस के पार्टिकल का नेट फोर्स जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा कि अनबैलेंस रहेगा। और ये वाला अनबैलेंस पार्टिकल जो रहेगा, मतलब अनबैलेंस फोर्स जो रहेगा, वो इस सरफेस के पार्टिकल को कहाँ लेके जाएगा? नीचे लेके जाएगा। तो ये नीचे के पार्टिकल जो है वो क्या करते हैं? सरफेस के पार्टिकल को नीचे पुल करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई इधर पुल कर रहा है और मुझे उसके साथ नहीं जाना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से कोई ऐसा सपोर्ट ढूंढूंगा जिसको हाथ पकड़ने से मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं उसके साथ इनसाइड में नहीं जाऊंगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहाँ पे है? डाउन साइड में है। और ये पार्टिकल डाउन साइड में जाना नहीं चाहता है, तो वो क्या करेगा? ऐसे किसी को पकड़ेगा जो उसकी ये डाउन साइड के फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस करेगा। ठीक है, तो बल्क के पार्टिकल का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इक्वल है, लेकिन सरफेस के पार्टिकल का जो फोर्स होता है वो अनइक्वल होता है। और इस अनइक्वल अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सरफेस का पार्टिकल क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को एडसॉर्ब करता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? ठीक है, तो सरफेस के पार्टिकल ही एडसॉर्प्शन क्यों शो करते हैं? इसका रीजन पूछा तो क्या बताओगे? बल्क का जो पार्टिकल होता है उसका जो फोर्स होता है वो बैलेंस होता है, लेकिन सरफेस का पार्टिकल जो रहेगा उसका फोर्स, हाँ मैंने यहाँ पे अपर साइड के सरफेस का पार्टिकल लिया था, बोल सकते हो कि इसका फोर्स जो रहेगा वो नेट फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड साइड में। लेकिन मैं यहाँ पे पार्टिकल लेता हूँ तो इसका मतलब इसका नेट फोर्स जो रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? अपर साइड में। और उस नेट फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये सरफेस का पार्टिकल क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को पकड़ लेता है। लेकिन पकड़ेगा कब? जब वो उसके आसपास आएगा। जब उसके इसके आसपास कोई पार्टिकल है ही नहीं, एक भी पार्टिकल नहीं रखा, तो एडसॉर्प्शन होगा? एडसॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। तो एडसॉर्प्शन होने के लिए पहली बात ये सरफेस के ऊपर का पार्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, और दूसरी बात उसमें पार्टिकल होने चाहिए। अब मैंने बोला इस सरफेस के पार्टिकल ने ऑलरेडी किसी पार्टिकल को एडसॉर्ब कर लिया है, तो ये सरफेस का पार्टिकल मतलब ऐसा होगा, ये सरफेस का पार्टिकल है और इसका जो फोर्स है वो अनबैलेंस्ड है, और इस अनबैलेंस्ड फोर्स को वो बैलेंस करने के लिए किसी सरफेस दूसरे पार्टिकल को एडसॉर्ब करेगा। इसके बाद फिर से एडसॉर्प्शन कर सकता है वो, क्यों? क्योंकि उसका जो अनबैलेंस्ड फोर्स था उसको हमने बैलेंस कर दिया। इसका मतलब ये जो सरफेस का पार्टिकल है वो एक्टिवेटेड है कि इनएक्टिव है? अब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सरफेस का पार्टिकल हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा ये जरूरी नहीं है, वो इनएक्टिव भी हो सकता है। तो इनएक्टिव कब होगा? जब ये सरफेस के जो एक्टिव साइड है, जो पार्टिकल है, उस जगह ऑलरेडी कोई दूसरा एडसॉर्ब हुआ है। तो जहां पे पहले से एडसॉर्ब हुआ जाएगा वहां पे कोई नया पार्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि हमने उस साइड को इनएक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे दो बातें आती है, सरफेस के ऊपर जो साइड होती है जहां पे पार्टिकल का एडसॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइड। ठीक है, मतलब ओनली सरफेस ज्यादा होने से बात नहीं बनेगी, तो क्या होना चाहिए? उसके पास क्या होना चाहिए? एक्टिव साइट होना चाहिए। जितने ज्यादा एक्टिव साइट रहेंगे उतना एडसॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, और जितने कम एक्टिव साइट्स रहेंगे उतना एडसॉर्प्शन कम रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पहली बात ये देखना है कि एडसॉर्प्शन होता क्यों है। तो एडसॉर्प्शन होता है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ सरफेस पार्टिकल, बल्क के पार्टिकल नहीं, और इसीलिए इस एडसॉर्प्शन को कहा जाता है सरफेस फिनोमिना। और यहाँ पे हम लोग सरफेस फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूवीज देखते हो? मूवीज देखते हो? पिंक मूवी देखा है अमिताभ बच्चन वाला? ओके गुड। स्टोरी नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है? उसमें एक मास्क यूज करता है अमिताभ बच्चन इस प्रकार का, ठीक है? ऐसे मास्क स्पेशली उन सिटीज में ज्यादा यूज करते हैं जहां पे पोल्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि जब पोल्यूशन जो होता है उसमें कुछ ऐसे हार्मफुल गैसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के इनसाइड में जाते हैं, जो कुछ दिनों के बाद अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। अगर हमको ये देखना है कि ये एडसॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं तो इसको यूज कहाँ पे करने वाले हैं, तो पहला यूज होता है इसका गैस मास्क के अंदर। ठीक है, गैस मास्क का मतलब तो गैस को प्यूरिफाई करेगा, जैसे हम इसको यूज करते हैं कोविड अंदर नहीं आ रहा था इसलिए हमको थोड़ी पता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये गैस मास्क जो होता है, मतलब जो उन्होंने दिखाया था जिसे हम N95 बोलते हैं, जो मतलब वैलिड होता है। तो यहाँ पे छोटा सा एक ऐसा यहाँ पे नॉब होता है,
वहां से मैक्सिमम एयर पास होता है उस नॉब के इनसाइड, मतलब अभी मार्केट में भी मिलते हैं, उसमें नॉब तो होता है अंदर, कुछ काम का नहीं होता है, ठीक है, इसके वो लेके कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, वो 20 रुपए में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉब होता है उसके वहां पे एक चारकोल होता है, चारकोल, और ये चारकोल जो होता है वो अपने सरफेस के ऊपर क्या करता है, पॉइजन गैस, पॉइजनस गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस पॉइजनस गैस को क्या करता है अपने सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब करेगा। मतलब पोल्यूशन है और एटमॉस्फेयर में CO2 गैस का क्वांटिटी बढ़ गया, CO2 का क्वांटिटी बढ़ गया। CO2 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिखा है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, यहाँ पे Fe होता है +2 में, और ये स्ट्रक्चर बनाता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा था हमने, नाइट्रोजन जो होता है ना, मतलब प्रोटीन रिंग के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसका एक बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, O2 के साथ। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस O2 के साथ बॉन्ड बनाता है और ये O2 इनसाइड में लेके जाता है। शायद बायोलॉजी में उसका आपने कर्व देखा होगा, ये S कर्व आता है, ठीक है, लो प्रेशर हाई प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें ये Fe जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि Fe और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग अच्छा है। लेकिन जब नेचर में CO2 का क्वांटिटी बढ़ता है, मतलब ऑक्सीजन Fe का फ्रेंड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड Fe का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जब बेस्ट फ्रेंड अवेलेबल नहीं है तो काम फ्रेंड से चल जाएगा। लेकिन जैसे ही एक साइड में फ्रेंड है, एक साइड में बेस्ट फ्रेंड है, तो उस टाइम हम इसको नहीं पूछेंगे, हम इसको पूछेंगे। तो इससे क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है। इससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो पॉइजनस गैस होते हैं वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो बॉडी के जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो धीरे धीरे स्लो होते जाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना है, इन पॉइजनस गैस को रोकना है। तो पॉइजनस गैस को रोकने के लिए क्या करते हैं, इस चारकोल को यूज करते हैं। तो चारकोल जो होता है उसके सरफेस के ऊपर एक्टिव साइट होते हैं। उस एक्टिव साइट को क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट क्या करता है, इसके सरफेस के ऊपर जो CO2 के पार्टिकल्स होते हैं, जो पॉइजनस गैस होता है, उन पॉइजनस गैस को अपने सरफेस के ऊपर क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। अब हम इसको यूज कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो क्या हो रहा है, इस चारकोल के सरफेस के ऊपर के जितने भी एक्टिव साइट्स थे वो कैसे हो जाएंगे, इनएक्टिव। अब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड किसके सरफेस के ऊपर एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब उनके बीच में बॉन्डिंग तो होगा ना, फिजिकल है केमिकल है वो नहीं देखना है, बॉन्डिंग होगा नहीं होगा। अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के सरफेस के ऊपर तब आते हैं जब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, अट्रैक्शन वीक रहेगा तो वीक बॉन्ड बनेगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड कैसे बनेगा, और बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेंगे। मतलब ये एब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एब्सॉर्प्शन में क्या होगा, जो एडसॉर्बेंट के पार्टिकल एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होंगे, वो उनके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, चाहे वो केमिकल हो कि फिजिकल हो, और जब बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। इसका मतलब इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन अच्छा होगा कि डिसॉर्प्शन अच्छा होगा, देखो एडसॉर्बेंट जब एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, मतलब वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक। तो जितना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर दिया तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन। अब हम बहुत दिनों से इस मास को यूज कर रहे थे, तो उसके सरफेस के ऊपर धीरे धीरे किसका डिपोजिशन बढ़ रहा था, ये पॉइजनस गैस का डिपोजिशन बढ़ रहा था। तो ऐसा हो सकता है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम उसका जो एफिशिएंसी रहेगा वो कम हो जाएगा। ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, इस मास को गर्म पानी में डाल देते हैं। अब गर्म पानी में क्यों, क्योंकि गर्म पानी में मतलब वहां का टेम्परेचर
और टेम्परेचर ज्यादा है और एडसॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक, और जैसे उसको गर्म पानी में डालेंगे तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। और जो एडसॉर्प्शन जिसका हुआ था, ये जो एडसॉर्बेट के पार्टिकल्स है ये बाहर निकल जाएंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। मतलब जो चारकोल इनएक्टिव हो गया था उसको हमने फिर से क्या किया, एक्टिव किया। सही है। तो जो इनएक्टिव चारकोल होता है उस इनएक्टिव चारकोल को एक्टिव करने के लिए क्या करना है, उसको हीट करना है। या तो हीट करो या तो गर्म पानी में डाल दो, दोनों सही है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये होता है गैस मास्क में इसका यूज। दूसरा, जो इम्प्यूरिटी होती है उस इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इम्प्यूरिटी जो होती है वो डाई के वजह से होती है। डाई मतलब डाई का मतलब कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट, जो कलर शो करते हैं। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंपाउंड्स हम बनाते हैं, जैसे शुगर है, तो जो शुगर होता है वो अलग अलग कलर का होता है। जो लो ग्रेड वाला होता है वो येलोइश कलर शो करता है, लेकिन जो अच्छे ग्रेड का होता है वो क्रिस्टल क्लियर होता है, व्हाइट कलर शो करता है। हम कौन सा लेना पसंद करते हैं, व्हाइट वाला। अब ये व्हाइट कलर इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर इम्प्यूरिटी नहीं है। नॉर्मली जब शुगर बनाते हैं तो उसके अंदर एक थोड़ा सा डाई प्रेजेंट होता है और इस डाई की वजह से वो येलोइश कलर को शो करता है। अब कंपनी ऐसा बोलती है कि इफ उसके अंदर इम्प्यूरिटी है तो शुगर का कलर जो रहेगा वो थोड़ा सा डल हो जाएगा और डल शुगर का प्राइस कम हो जाता है। इसलिए वो कंपनियां क्या करती है, उनको इस डाई को निकालना है। तो इस डाई को निकालने के लिए वहां पे एडसॉर्प्शन फिनोमेना को यूज करते हैं। यहाँ पे वो ऐसा एक एडसॉर्बेंट यूज करते हैं जो एडसॉर्बेंट क्या रहेगा, ऐसा एक्टिव रहेगा। और ये एक्टिव एडसॉर्बेंट क्या करता है, इन डाई कंपाउंड्स को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करता है। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन है और ये शुगर के सॉल्यूशन में X नाम की इम्प्यूरिटी है बहुत सारी, इसको निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, ये जो डाई के पार्टिकल है उनके सरफेस के ऊपर क्या करेगा, ये एडसॉर्ब करेगा। थोड़ी देर हमने रख दिया तो वो क्या करेगा, जितने उसका कैपेसिटी है उतने डाई के पार्टिकल वो एडसॉर्ब करेगा। अब क्या करेंगे, इस चारकोल को यहाँ से निकालेंगे तो इसके कलर में चेंज होगा या नहीं होगा, कलर में चेंज होगा या नहीं होगा। पहले वहां पे ज्यादा इंप्यूरिटी थी, अब यहाँ पे कम इंप्यूरिटी है। अब ऐसा लग रहा है कि इंप्यूरिटी पूरा रिमूव नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इस चारकोल को बाहर निकालेंगे। अब ये चारकोल एक्टिवेटेड है डीएक्टिवेटेड है, इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म पानी में डाल देंगे, फिर से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे ऐड किया, इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, इसके इनसाइड के अंदर का इंप्यूरिटी निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम इसको डीकलराइजेशन बोल सकते हैं। वो इंप्यूरिटी की वजह से वो जो सॉल्यूशन था वो कलर शो कर रहा था, अब हमने इंप्यूरिटी को निकाल दिया तो उसका जो कलर रहेगा वो भी निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डीकलराइजेशन। ठीक है। तीसरा हम यूज यहाँ पे नॉर्मली करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। कहाँ पे यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। ये 11th पढ़ा था हमने। ठीक है। कैसे, कलर्स को सेपरेशन करने के लिए। ठीक है। कलर्स को सेपरेशन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मूविंग फेज। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बोला था पानी के साथ आप बह के जा रहे हो और नीचे जो ग्राउंड लेवल है उसके साथ कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिसका कांटेक्ट ज्यादा होगा वो पानी के साथ कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि उसको नीचे बाइंडिंग साइड है। इसका मतलब वो नीचे के जो सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा, एडसॉर्ब होगा। ठीक है। तो हम क्रोमेटोग्राफी में भी क्या करते हैं, एडसॉर्प्शन फिनोमेना को यूज करते हैं। हमने फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड देखा था, इसमें देखा था ये मेटालर्जी को किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड के लिए। तो सल्फाइड में क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, ठीक है, तो सल्फाइड मतलब Cu2S को लेता हूं मैं। तो वाटर में पहले हमने इसको डिसॉल्व किया और वहां पे थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। ऑयल क्यों, क्योंकि ऑयल इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। फ्रोथिंग एजेंट जो होता है वो फ्रोथ को प्रोड्यूस करता है और सल्फाइड ओर जो होता है वो फ्रोथ के सरफेस के ऊपर, मतलब ये जो फ्रोथ है इस फ्रोथ के सरफेस के ऊपर ये सल्फाइड ओर जो है वो एडसॉर्ब होता है और फ्रोथ बाहर चले जाएगा तो उसके साथ कौन चले जाएगा, सल्फाइड ओर भी चले जाएगा। तो उस टाइम पे हमने सल्फाइड ओर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एडसॉर्प्शन फिनोमेना को यूज किया था। जब भी हम लोग कोई नया इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदते हैं तो उसके अंदर छोटा सा बैग होता है, सिलिकॉन जेल लिखा होता है।
या तो हम लोग अच्छी कंपनी का वाटर बॉटल खरीदते हैं और जब उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर से गिफ्ट मिलता है छोटा सा। क्या होता है उसमें? उसमें होता है एडसॉर्बेंट। क्यों? इफ हम किसी बॉटल को बहुत ज्यादा दिनों तक क्लोज रखते हैं कंप्लीटली एयर टाइट, और जब उसको क्लोज करते हैं उस टाइम पे उसके अंदर मॉइस्चर चले जाएगा और बहुत दिनों तक वो मॉइस्चर वैसे ही रहेगा, तो ओपन करने के बाद उसका बहुत गंदा स्मेल आता है। तो ये स्मेल नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करना होगा, इनसाइड का मॉइस्चर निकालना होगा। तो इनसाइड का मॉइस्चर निकालना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए जब उस बोतल को बंद किया जाता है कंपनी में, उस टाइम पे वो एक एडसॉर्बेंट को यूज करते हैं। और ये एडसॉर्बेंट क्या करता है, उसके अंदर के पूरे मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करता है। कभी-कभी उस पाउच के ऊपर लिखा जाता है सिलिका जेल, तो छोटे-छोटे बॉल्स का होता है, ठीक है। तो वो बॉल्स क्या करते हैं, उस मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करते हैं, और हम यहाँ पे भी एडसॉर्प्शन फिनोमेना को यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत सारा गैस प्रेजेंट है, क्या वैक्यूम बोलेंगे इसको? वैक्यूम बोलेंगे? अब ये गैस रैंडम मोशन में घूम रहा है, मतलब एंट्रोपी है। हम इस रूम का टेम्परेचर पूरा क्लोज है कंडीशन, ठीक है। हमने इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा या कम होगा? और रैंडमनेस बढ़ेगा तो डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। ओके, ये एक्सोथर्मिक है ना, मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ओके, व्हाट अबाउट डेल्टा एस? एडसॉर्प्शन होने से एंट्रोपी बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? हम ये मान के चलते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गैस के घूम रहे हैं, तो एंट्रोपी कितने की वजह से है? टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलते हैं। अब ये जो खंभा लगा हुआ है यहाँ पे, ये एडसॉर्बेंट का काम कर रहा है, जो पहले नहीं था। तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर जो गैसियस पार्टिकल रहेंगे उसको अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करेगा। मान लेते हैं कि 100 में से 20 पार्टिकल को एडसॉर्ब किया, तो बचे कितने? तो पहले गैसियस पार्टिकल कितने थे, अब कितने हैं? मतलब धीरे धीरे गैस का क्वांटिटी, अब ऐसे ये काम करते जाएगा तो गैस का क्वांटिटी कम होते जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रूम के अंदर गैस ही नहीं रहेगा, उसको वैक्यूम बोल सकते हैं। तो वैक्यूम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो लंबा प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मल देखते हैं, पहले कितने मॉलिक्यूल थे? 100, और 20 पार्टिकल को इसने अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब किया। अभी कितने पार्टिकल बचे? तो पहले का जो रैंडमनेस था वो कितने पार्टिकल की वजह से था? 100, और अभी का रैंडमनेस है बढ़ा है कम हुआ? मतलब एंट्रोपी बढ़ी या कम हो गई? मतलब एडसॉर्प्शन होने के बाद डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एस का वैल्यू भी नेगेटिव रहेगा। अब ये मान के चलते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसके अलग अलग वेरिएशन भी देखे थे कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। पॉजिटिव रहेगा तो नॉन फिजिबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाले, नॉन स्पॉन्टेनियस धक्का देना पड़ेगा तब होगा। डेल्टा जी का वैल्यू 0 रहेगा तो पूरा चैप्टर था इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि दिस इज नेगेटिव, है ना, और ये भी मान के चलते हैं कि डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। अब ये मान के चलते हैं कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब किसी को भी पता है ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू, तो डेल्टा जी का वैल्यू रिएक्शन नहीं होगा। इफ डेल्टा एक्स ज्यादा है और ये प्रोडक्ट कम है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इफ दोनों का वैल्यू इक्वल है तो क्या रहेगा? रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा मतलब जितना एडसॉर्प्शन होगा उतना ही डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब डिसऑर्प्शन हो रहा है। डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब वो एडसॉर्प्शन है। तो दोनों बातें पॉसिबल है और हमारे लिए दोनों चीजें अच्छी है। क्यों? क्योंकि जब ये चारकोल खराब हो जाएगा तो उसको फेंकने से अच्छा है उसको रीयूज कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से ये डेल्टा जी के वजह से ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन का फिजिबिलिटी हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। पहली बात पूछी जाती है एडसॉर्प्शन होने के टाइम पे डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए, मतलब 100%, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना एडसॉर्प्शन कम हो। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया क्या होगा एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, मतलब एडसॉर्प्शन ज्यादा होना या कम होना, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा, इसका मतलब क्या, एडसॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, अब कोई बात नहीं, सिंपल देखो ये बेस दोनों का सरफेस एरिया सेम है, मतलब किसका सरफेस एरिया सेम है, बेंच का। अब उस साइड से डस्ट आ रहा है तो सिंपल सी बात है कॉमन सेंस वाली, उस साइड में ज्यादा डिपोजिशन होगा, इस साइड में कम डिपोजिशन होगा। अब दोनों में जो एडसॉर्बेंट है उसका मास सेम है या सरफेस सेम, सरफेस एरिया सरफेस सेम है, यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन कम हुआ, इसका मतलब इसमें एडसॉर्प्शन ज्यादा हुआ, इसमें एडसॉर्प्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट। अरे दोनों का सरफेस सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों सरफेस का मास सेम रहेगा ना। अब दोनों सरफेस का मास सेम है, लेकिन उसमें से यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है उनका मास ज्यादा है और यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है उसका मास कम है, इसका मतलब इसमें एडसॉर्प्शन कम हुआ, इसमें एडसॉर्प्शन ज्यादा हुआ। तो एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन में लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट। तो जितना मतलब इफ हम ये मान के चलते हैं कि दो अलग अलग कंडीशन में एडसॉर्बेट सेम एडसॉर्ब हुआ, एक में एडसॉर्बेंट का मास ज्यादा है और दूसरे में कम है, तो जिसमें एडसॉर्बेंट का मास ज्यादा रहेगा इसका मतलब उसमें एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होगा, समझ रहे। दूसरी कंडीशन हमने अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट को सेम रखा और अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट को चेंज किया, जितना अमाउंट ऑफ एडसॉर्बेंट ज्यादा रहेगा उतना एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, सही है। इसको शो करते हैं x by m से, ऐसे। तो x by m को क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ टेम्परेचर का और एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ऐसे पूछ रहा हूँ। टेम्परेचर वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो x एक्सिस पे लेना है टेम्परेचर और y पे लेना है x by m, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग, कैसा आएगा, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना एडसॉर्प्शन कम होते जाएगा, समझ में आ रहा है। इसका रीजन ये है। दूसरा क्वेश्चन, एडसॉर्प्शन होने के बाद एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी। तो हम एडसॉर्प्शन फिनोमेना को यूज करके वैक्यूम को बना सकते हैं, कैसे, जितना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा उसके अंदर गैस कम हो जाएगा, गैस कम हो जाएगा, गैस रहेगा ही नहीं, और गैस रहेगा ही नहीं तो ये मान के चलते हैं कि उसका हो जाएगा कंप्लीटली वो वैक्यूम, ठीक है। एक बार देख लीजिए, गैस मास में ऐसा नहीं कि CO को ही एब्सॉर्ब करेगा, एडसॉर्ब करेगा, जितने भी पॉइजनस गैस होते हैं मोस्ट ऑफ द गैस को वो एडसॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब ये जो एडसॉर्प्शन है उसको नॉर्मली हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक को बोलते हैं फिजिकल एडसॉर्प्शन और दूसरे को बोलते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। क्या फर्क होगा दोनों में, एडसॉर्प्शन तो दोनों है,
एक है केमिकल और दूसरा है फिजिकल, क्या फर्क होना चाहिए? फिजिकल में फिजिकल फोर्स होना चाहिए, केमिकल में केमिकल बॉन्ड बन सकता है। जैसे मैंने बोला मेरे हाथ के सरफेस के ऊपर 10 पार्टिकल आ गया है, तो 10 पार्टिकल ने मेरे हाथ के मतलब स्किन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाया, और फिजिकल रहेगा तो ही निकलेगा ना। अब दो ऑप्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा 10 पार्टिकल है उसको निकाल दिया ऐसे, यहाँ पे ग्रीस लग गया है, ग्रीस या ऑयल, ये निकलेगा। तो मैकेनिक होते हैं जब वो काम करते हैं मतलब गाड़ियों का, तो उनके हाथों को ग्रीस लगा होता है, कुछ नहीं करते मतलब ऐसे झटक देते निकल जाता है, पूरा निकलता है। एक या दो बार वॉश करने के बाद भी नहीं निकलता है। इसका मतलब उस ग्रीस के बीच में और स्किन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो एक टाइप का केमिकल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन 10 पार्टिकल का जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा? फिजिकल रहेगा। आयरन के सरफेस के ऊपर रस्ट एडसॉर्ब हुआ है। आयरन का रस्टिंग सरफेस का होता है, इनसाइड का होता है। मतलब ये आयरन का रॉड है, इसको 1 साल तक मैंने बाहर रख दिया और 1 साल के बाद देखा तो इसका रस्टिंग हो गया। तो रस्टिंग तो सबका होना चाहिए ना, नीचे से कट अंदर से कट करके देखा तो अंदर का भी रस्टिंग हुआ होगा, ऐसा है नहीं। मतलब रस्टिंग जो रहेगा वो कहाँ पे होगा? सरफेस। तो वो जो रस्ट होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला Fe2O3XH2O, ये सरफेस पे है, उसका ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर मैकेनिज्म देखा था। तो वो जो Fe2O3XH2O है वो सरफेस के ऊपर है कि इनसाइड में है? सरफेस। मतलब यहाँ पे भी रिएक्शन सरफेस पे ही हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं एडसॉर्प्शन ऑफ रस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, सही है। अब उस रस्टिंग को हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आयरन का सरफेस है, इस आयरन के सरफेस के ऊपर यहाँ पे Fe2O3.X2XH2O है। तो ये XH2 रस्टिंग मतलब ऐसे हाथ से साफ करने के बाद निकलता है, नहीं निकलता है। इसका मतलब ये जो रस्ट है और ये आयरन का सरफेस है, इनके बीच में जो बॉन्ड रहेगा ये कौन सा होना चाहिए? मतलब ये केमिकल बॉन्ड है। हमने बोला कि जो पेड़ के पत्ते हैं उनके सरफेस के ऊपर डस्ट आके चिपक गया है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? फिजिकल। सिंपल, आप उसको मतलब शेक करते हो तो भी वो डस्ट निकल जाएगा, वाटर से वॉश करते हो तो भी वो डस्ट निकल जाएगा। इसका मतलब वहां पे जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा होना चाहिए? फिजिकल। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम एडसॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलेंगे केमिकल और दूसरे को बोलेंगे फिजिकल। पहले दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए? यहाँ पे रहेगा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें रहेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक में कौन सा आता है? वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं। अब मैंने पूछा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग नेचर देखेंगे। इनमें से कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है? फिजिकल जो रहेगा वो कैसा रहेगा? रिवर्सिबल रहेगा। ये जो रहेगा ये कैसा रहेगा? इरिवर्सिबल रहेगा। ओके, दूसरा नेचर देखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक नेचर। फिजिकल एडसॉर्प्शन होने के लिए कोई स्पेसिफिक एडसॉर्बेंट स्पेसिफिक एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर ही एडसॉर्ब होता है। इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? स्पेसिफिक पे। जैसे मैंने बोला कि यही कैप हम इस पेन में लगा सकते हैं, इस टाइप का। इससे बड़ा कैप है, इससे छोटा कैप रहेगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब बेंच के सरफेस के ऊपर डस्ट एडसॉर्ब हो सकता है, लैपटॉप के सरफेस के ऊपर भी होगा, आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर भी होगा, आपके कपड़े के ऊपर भी होगा, मोबाइल के ऊपर भी हो रहा है। इसका मतलब उस डस्ट का जो सब नेचर है वो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, वो किसी के भी सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब हो सकता है। कि ये Fe2O3 किसी के भी सरफेस के ऊपर हो सकता है, तो किसके सरफेस के ऊपर रहेगा? आयरन के सरफेस के ऊपर रहेगा। इसका मतलब इसका नेचर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्पेसिफिक रहेगा। जैसे हम बोलते हैं हम यूज करते हैं प्लैटिनम, पलाडियम और निकेल, किसके लिए यूज करते हैं? हाइड्रोजन को सप्लाई करने के लिए। अब इनको हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये ऐसा मेटल है, तो हर मेटल का स्पेसिफिक नेचर होता है। तो ये मेटल का नेचर ऐसा होता है, इफ आप इस नेचर को एटमॉस्फेयर में रखते हो
तो ये मेटल क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के हाइड्रोजन को अपने सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करते हैं। तो इनकेस आपको कभी ऐसा लगा कि आपको हाइड्रोजन की जरूरत है, जैसे रिडक्शन रिएक्शन में होता है हाइड्रोजन की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हो, इसको यूज करते हो प्लेटिनम को। इसको क्यों यूज करते हो, क्योंकि ये ऐसे मेटल्स है जो अपने सरफेस के ऊपर हमेशा किसको बुला के रखते हैं, मतलब इनका जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट स्पेसिफिक है किसके लिए, ये बोलेगा जो हाइड्रोजन है वही इधर आओ बाकी निकल जाओ, मतलब इसके सरफेस के ऊपर कौन है, बात है। तो जब हमको हाइड्रोजन चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका स्पेसिफिक नेचर हो गया। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन की जरूरत है तो किसको यूज करो, तो ये क्या करेंगे, आपको हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे, मतलब इनका नेचर हो गया स्पेसिफिक। तो इफ ये स्पेसिफिक नेचर है तो ये जो H2 रहेगा वो इस मेटल के सरफेस के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, केमिकल फिजिकल, केमिकल। अब आपने बोला कि आपको H2 चाहिए, क्या चाहिए, H2, और आपने आयरन का रॉड यूज किया, ये आपको H2 देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि H2 और Fe के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि ये वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा, नॉन स्पेसिफिक रहेगा, और ये वाला जो रहेगा मतलब ये स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ये स्पेसिफिक रहेगा। हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, हर किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये वही होते हैं जिनके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन रहेगा। सपोज हमने बोला कि ये जो Na होता है ये किसके साथ ज्यादा एफिनिटी शो करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो जो Na जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है नॉर्मली, लेकिन जैसे इसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो क्या करता है, ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और इसका सरफेस पूरा काला काला हो जाता है। इसका मतलब इसके सरफेस के ऊपर हमको कौन मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। तो जब आपको सोडियम ऑक्साइड चाहिए तो सोडियम मेटल को थोड़ी देर एटमॉस्फेयर में रख दो, आपको सरफेस के ऊपर बहुत सारा सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, लेकिन सोडियम ऑक्साइड मिलेगा, पोटेशियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा इसके सरफेस के ऊपर, मतलब ये भी रिएक्शन स्पेसिफिक है। सपोज हमने यहाँ पे यूज किया Mg, तो Mg जो होता है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको नाइट्रोजन चाहिए या तो नाइट्राइट चाहिए तो आपको किसके सरफेस के ऊपर मिलेगा, लेकिन ये नाइट्रोजन जो रहेगा वो Na के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए आपको नाइट्रोजन के सरफेस के ऊपर आपको सोडियम के सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक का नेचर जो रहेगा वो स्पेसिफिक रहेगा और दूसरे का नॉन स्पेसिफिक रहेगा। अब बात आती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी, बात आती है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो ऐसा कहा जाता है, इसका जो ग्राफ आता है एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर, कैसा आना चाहिए, ऐसा डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए क्या होगा, अब बेकार लॉजिक मत लगाओ, बहुत सारे में अपोजिट है तो इसका मतलब यहाँ पे भी अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बेकार लॉजिक नहीं सोचना है भाई। इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन कम क्यों हो रहा है, एडसॉर्प्शन कम क्यों हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। इसमें भी क्या है, तो ग्राफ सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राफ ऐसे आता है, मतलब इनिशियली हल्का सा बढ़, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इनिशियली एडसॉर्प्शन हल्का सा बढ़ता है और बाद में जैसे यहाँ पे कम हुआ था वैसे कम होता है। क्यों, क्यों ऐसा होना चाहिए, अमोनिया बनाते हैं किससे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, वो सब कैटालिस्ट यूज करते हैं, आयरन Fe यूज करते हैं ना, आयरन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो N2 का रिएक्शन जब H2 के साथ करते हैं तो Fe को यूज करते हैं, अमोनिया मिलेगा, रिएक्शन बैलेंस के लिए बाद में करते बैठना होगा, ठीक है। तो होता ऐसे है, ये रिएक्शन हम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में नहीं करेंगे तो होने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है, Fe कैसे करेगा वो कैटालिस्ट में देख ही लेंगे। अब यहाँ पे ये Fe का सरफेस है, अब देखना जाए तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कॉमन सेंस के हिसाब से कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और इसीलिए इन दोनों के रिएक्शन करने में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
क्योंकि इसका ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड पहले तोड़ोगे तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये Fe क्या करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है। कैसे? ये नाइट्रोजन इस Fe के सरफेस के ऊपर आएगा, एडसॉर्ब होगा, एनर्जी मतलब एनर्जी मिला ना थोड़ा सा, तो उस एनर्जी को यूज करके ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा। सही है? तो पहले क्या करना है, इन दोनों का रिएक्शन होने के लिए हमको इसके बीच के बॉन्ड्स तोड़ने हैं। तो सपोज यहाँ पे एनर्जी उतना सफिशिएंट रिलीज नहीं हुआ जिससे ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को कंप्लीटली तोड़े, तो इसको एक्टिव करना होगा। पहले एक्टिव करना होगा मतलब क्या होगा, उनके बीच के बॉन्ड तोड़ने होंगे। तो बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा। हम ये तो मानते हैं कि जब ये इसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होगा तो एनर्जी थोड़ा सा रिलीज करेगा, लेकिन सपोज वो एनर्जी उतना सफिशिएंट नहीं है कि उसको कंप्लीटली एक्टिवेट करे। तो इसको कंप्लीटली एक्टिवेट करने के लिए हमको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा। वो कहां से देंगे? टेम्परेचर को देने से। तो इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ तक एनर्जी इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर देते हैं तो इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड हमको तोड़ने होते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड को तोड़ेगा तो ही वो एक्टिव हो जाएगा, और जब वो एक्टिव होगा तो ही वो दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। और इसीलिए ऐसा होता है केमिकल एडसॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन थोड़ा सा बढ़ता है, पहले बाद में कम होता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये वाला चेंज क्यों आ रहा है, वो उसका रीजन देखना है। ये चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना है तो उनके बीच के बॉन्ड तोड़ने होंगे, और उनके बीच के बॉन्ड तोड़ने हैं तो हमको हीट सप्लाई करना होगा, और इसीलिए यहाँ पे ये इस प्रकार का नेचर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन मतलब, और वो छोड़ो, सॉल्वेशन एनर्जी बताओ। सॉल्वेशन एनर्जी नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना? सॉल्वेशन एनर्जी नॉर्मली मैंने पूछा Na+ और K+, इनमें से किसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा है? नॉर्मली किसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा है? K का आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा है या नॉर्मली? Na या K? नॉर्मली ऐसा होता है जिसका साइज छोटा होता है उसका आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली। इफ मैंने इनको एक्वस सॉल्यूशन में लिया तो क्या होगा? Na+ किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वाटर के साथ। किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। K+ भी किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? वाटर। किसके थ्रू? इन दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा? Na। और जो ज्यादा सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इसका मतलब उसका सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो सॉल्वेशन एनर्जी का मतलब जब किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं वहां पे जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन। तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई एडसॉर्बेंट किसी एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होता है उस टाइम पे वो हीट को रिलीज करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। किसका हीट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होना चाहिए? इन दोनों में से किसका हीट ऑफ को ज्यादा हीट रिलीज करेगा? केमिकल बॉन्ड या फिजिकल बॉन्ड? तो बोल सकते हैं हीट ऑफ एडसॉर्प्शन जो रहेगा वो कैसा रहेगा? लो रहेगा, और हीट ऑफ एडसॉर्प्शन जो रहेगा वो हाई रहेगा। समझ में आ रहा है? तो हीट ऑफ एडसॉर्प्शन को ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार का नेचर वो क्या करेगा, शो करेगा। अब बात आती है लेयर की। लेयर का मतलब क्या ऐसा होता है कि मतलब केमिकल एडसॉर्प्शन होना है, केमिकल रिएक्शन होनी जरूरी है। तो इस आयरन का जब रस्टिंग होगा तो रस्टिंग किसका होगा? सरफेस का। तो रस्टिंग होने के लिए जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? ऑक्सीजन वाटर का रिएक्शन आयरन के सरफेस के साथ हो गया है, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। तो पहले एक हफ्ते के अंदर ये पूरा का पूरा सरफेस जो रहेगा वो रस्ट हो गया,
मेजर कर लिया तो इतना बन गया। क्या अब इस आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन और वाटर के साथ होगा ना? क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो कहां पे है, इनसाइड में है, उसके सरफेस के ऊपर किसका कोटिंग है, रस्ट का, और उसके आउटसाइड में कौन है, मतलब इन दोनों का कांटेक्ट जो रहेगा वो कम हो गया। तो केमिकल बॉन्ड जब बनेगा तो केमिकल बॉन्ड बनाने के बाद वो एक लेयर बनाएंगे, और वो लेयर बनाने के बाद फिर से लेयर बनाने का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि केमिकल एडसॉर्प्शन जो रहेगा वो मोनोलेयर्ड रहेगा। इसकी बात करते हैं। फोर व्हीलर है घर में, पूछ रहा वैसे नाम नहीं पूछ रहा कौन सी है कि नहीं है, नहीं है तो कोई टू व्हीलर तो होगी। अब उस व्हीकल को हमने बाहर रख दिया रोड के साइड में, अंदर जगह नहीं है। तो अब वहां से जो व्हीकल्स आ जा रहे हैं उनके वजह से जो रोड का डस्ट है वो उड़ रहा है। पहले एक दिन के बाद देखा तो उस व्हीकल के ऊपर थोड़ा सा डस्ट था, हाथ से झटक दिया तो डस्ट निकल गया। कौन सा बॉन्ड बना, फिजिकल इसलिए निकल रहा है। पहले दिन आपने डस्ट देखा तो थोड़ा सा था, 2 दिन के बाद देखोगे तो डस्ट, तीसरे दिन और बढ़ जाएगा। मतलब वो डस्ट का जो लेयर है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है। ऐसा होना चाहिए ना, एक लेयर बन गया बात खत्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है। जहां पे केमिकल बॉन्ड बनता है वहां पे एक ही लेयर की बात बनती है। जहां पे केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, जहां पे फिजिकल बॉन्ड होता है, वो मल्टी लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है? मल्टी लेयर का। और क्या डिफरेंस दे सकते हैं, और क्या देख सकते हैं? ये रिएक्शन होने के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब हमने बोला कि 10 पार्टिकल को उस गाड़ी के सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब करना है तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को करना है तो हमको इसको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो हम ये पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा। और क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर फेवरेबल है अनफेवरेबल है? इसमें फेवरेबल एट अ स्पेसिफिक लिमिट, और उसके बाद वो कैसा रहेगा, अनफेवरेबल रहेगा। तो हम इस प्रकार से इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक निकालो, उसके अंदर केमिकल एडसॉर्प्शन और फिजिकल एडसॉर्प्शन इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है।